Hello friends, my name is Ritesh Agrawal and I welcome you all to the Decoded series. इस पर्टिकुलर सेशन में हम इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात करेंगे. इकोनॉमिक सर्वे अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ. दो आप लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस में इकोनॉमिक सर्वे के बारे में हम बात कर चुके हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज़ टू प्रेजेंट यू द हाइलाइट्स कि इकोनॉमिक सर्वे के की पॉइंट्स क्या रहे हैं. ठीक है, डिटेल में काफ़ी बातचीत इसमें पहले हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं या जो की पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए, और थोड़े बहुत कुछ इकोनॉमिक टर्म्स भी हैं यहाँ पर जो शायद उतनी क्लैरिटी आप लोगों को नहीं रही होगी, तो उन टॉपिक्स पर हम थोड़ी सी आज बात करेंगे. तो इकोनॉमिक सर्वे अभी रिसेंटली हर साल एक एनुअल डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज़ करती है बजट से जस्ट पहले, तो वो अभी रिलीज़ किया गया 2021 टू 2022. ठीक है, इस साल की जो थीम थी वो थीम थी एजाइल अप्रोच. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि एनुअल डॉक्यूमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज करती है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये एक तरीके से गवर्नमेंट का रिपोर्ट कार्ड है कि पिछले साल इकोनॉमी का क्या रिपोर्ट कार्ड रहा, स्टेट ऑफ इकोनॉमी इन पास्ट 1 ईयर. फिर थोड़े बहुत ये फोरकास्ट करती है कि अगले साल क्या एस्टिमेट रहने वाला है, किस तरह का इन्वायरमेंट रहने वाला है, क्या चैलेंज ये एंटिसिपेट करते हैं और उनके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस ये लोग प्लान कर रहे हैं. इस तरीके से ये बेसिकली इकोनॉमी का एक लेखा जोखा गवर्नमेंट हर साल पब्लिश करती है. कौन तैयार करता है ये? इकोनॉमिक्स डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. ठीक है, इस समय अभी रिसेंटली हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर चेंज हुए. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के बाद अभी ये पोजीशन दी है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने. ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का काम होता है आपको जो है इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करके देना. और जैसा मैंने कहा यूनियन बजट से जस्ट पहले ये पब्लिश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, तो हिंदुस्तान में जो पहला इकोनॉमिक सर्वे हुआ था वो 1950-51 के बीच में हुआ था. ठीक है, 1964 तक ये बजट का ही हिस्सा होता था. इट वॉज प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद द यूनियन बजट. 1964 के बाद इसे बजट से अलग कर दिया गया और बजट से पहले इसे प्रेजेंट किया जाता है. अब थोड़ी फाइंडिंग्स के बारे में बात करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे जो 21-22 आया है हमारे पास, उसमें क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आई है. तो सबसे पहले तो ये जीडीपी की जो ग्रोथ फोरकास्ट हमें देता है कि 9.2% से जो हमारा रियल जीडीपी है वो ग्रो करने की उम्मीद है बाय 2021-22. ठीक है, तो 2021-22 में हमारी जीडीपी की ग्रोथ क्या रहने की उम्मीद है? 9.2%. ठीक है, और अगले साल 22-23 में क्या ग्रोथ की उम्मीद है? 8 to 8.5%. ठीक है, ये कहता है कि जो वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह के भी जो फोरकास्ट हैं वो लगभग इनके ही आसपास हैं. सो दिस इज क्वाइट रियलिस्टिक, ऐसा वो कहते हैं. अब यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया, रियल टर्म्स. जीडीपी इंडियन इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 9.2% इन रियल टर्म्स. यहाँ पर भी यूज किया गया 8 to 8.5% इन रियल टर्म्स. रियल टर्म्स का मतलब क्या है? तो जीडीपी, पहले तो जीडीपी क्या होता है अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता है, तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर. यानी एक साल के अंदर या पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपके देश में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उनकी फाइनल वैल्यू जो ली जाती है उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं. अब यहाँ पर जो रियल जीडीपी कहा गया है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दो टर्म्स यूज किए जाते हैं. अब जब हम कहते हैं वैल्यू, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्या हो सकती है? उसकी मार्केट प्राइस पे ली जाए अगर, तो वो मार्केट प्राइस या तो करंट प्राइस हो सकता है. अब अगर करंट प्राइस पर है तो हो सकता है इस समय महंगाई चल रही हो तो वो प्राइस महंगा है. ठीक है, तो बेसिकली नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाता है और रियल जीडीपी में उसे इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाता है. ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी अगर इन्फ्लेशनरी एटमॉस्फेयर है तो नॉमिनल जीडीपी हमेशा रियल जीडीपी से ज़्यादा होता है. ठीक है, तो रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड किया जाता है एक जीडीपी डिफ्लेटर से, उससे हमारा रियल जीडीपी निकल करके आता है. ठीक है, सो रियल जीडीपी इज अ मेजर ऑफ अ कंट्रीज जीडीपी विच इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन. तो महंगाई का इफेक्ट इसमें कम कर दिया जाता है, इसीलिए इसे कांस्टेंट प्राइस या कांस्टेंट डॉलर या इन्फ्लेशन एडजस्टेड या इन्फ्लेशन करेक्टेड जीडीपी भी कहा जाता है. नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस के बेसिस पे लिया जाता है तो इस पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट रहता है, इसीलिए इसे करंट डॉलर जीडीपी भी कहा जाता है. अब फिस्कल डेवलपमेंट, मतलब अगर हम गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट के रेवेन्यू की बात करें तो वो फिर फिस्कल
डेवलपमेंट्स में बात होती है, तो फिस्कल डेफिसिट जो रहा हमारा 46.2% ऑफ बजट एस्टिमेट्स था अप्रैल से नवंबर के बीच में, यानी पूरे साल का जो हमने फिस्कल डेफिसिट का एस्टिमेट लिया था उसका लगभग 46.2% अभी हम चल रहे हैं। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? देखो, डेफिसिट मतलब जब आपका एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू से ज्यादा है, आपने खर्चा ज्यादा किया है, आपने कमाई कम की है, तो आपका डेफिसिट है। तो फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा, गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है उससे कम गवर्नमेंट ने पैसा अर्न किया है, तो उसे फिस्कल। किसी भी डेवलपिंग कंट्री में जनरली डेफिसिट ही होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नमेंट काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर काम करती है, जिनके बड़े जस्टेशन होते हैं। तो हमारा देश या कोई भी डेवलपिंग कंट्री जनरली फिस्कल डेफिसिट पे ही रन करता है। तो लेकिन फिस्कल डेफिसिट एक लेवल तक हो, एक कंट्रोल तक हो तो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। तो यहां पर क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैज गॉन अप। अब देखो, गवर्नमेंट की जो इनकम है उन दो तरह की होती है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। उसी तरह से गवर्नमेंट के खर्चे दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को आप ऐसे समझो जो रेगुलर रिसिप्ट्स है, तो जो भी गवर्नमेंट की इनकम है, टैक्सेस, पेनल्टी, फाइन्स, वो सब रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट के जो रेगुलर खर्चे हैं, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसी तरह से जो वन टाइम इनकम होगी वो कैपिटल रिसिप्ट होगी, जैसे एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, दैट इज द कैपिटल रिसिप्ट। उसी तरह से गवर्नमेंट का जो वन टाइम खर्चा होगा, जो रेगुलर खर्चों में से नहीं होगा, ठीक है, वो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या कहती है कि रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो बड़ी है, यानी गवर्नमेंट की इनकम बड़ी है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की भी ग्रोथ ओवर 50% यानी टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ा है, लेकिन गवर्नमेंट के खर्चे भी बढ़े हैं। केपेक्स हैज ग्रोन बाय 13.5% विद फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव सेक्टर्स। तो ये कहता है बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां लगा है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कोई रोड बनानी है, रेलवेज, हाईवेज, पोर्ट्स, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, इस तरीके की जो चीजें उन पर पैसा लगा है, तो विच इज गुड। कोविड की वजह से गवर्नमेंट का उधार भी बढ़ा है, डेट हैज गॉन अप। तो गवर्नमेंट का जो उधार था, जो पहले 49.1% ऑफ जीडीपी था, ये बढ़ के 59.3 यानी तकरीबन 50% से 60% ऑफ जीडीपी गवर्नमेंट ने उधार बढ़ गया है गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अपना जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट गवर्नमेंट ने तय किया था, हर बजट में गवर्नमेंट एक फिस्कल डेफिसिट का टारगेट तय करती है कि इससे ज्यादा हम डेफिसिट करेंगे। तो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था 6.8% ऑफ जीडीपी। गवर्नमेंट कहती है कि हम ऑन ट्रैक है, हम 6.8% से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इससे आपको पता चलता है बोरो कितना करना है ना। आपको 4 रुपए खर्च करना है, आपके पास 2 रुपए आने वाले हैं, तो सीधी सी बात है बचे हुए 2 रुपए आप खर्च करने के लिए लाओगे कहां से? वो उधार लेने पड़ेंगे। तो बेसिकली इट गिव्स यू द फिगर ऑफ टोटल बोरोइंग्स नीडेड बाय द गवर्नमेंट। तो जब आप टोटल रेवेन्यू फिगर करते हो तो उसमें बोरोइंग्स नहीं मिलाते। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट कब होता है? जब गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट अर्न्स, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब थोड़ा एक्सटर्नल सेक्टर देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के सेक्टर में क्या है। हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पिकअप किए, ठीक है, पेंडेमिक से हिट हो गए थे, लेकिन ग्रेजुअली करंट फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कहती है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों बढ़े हैं, नॉट जस्ट इन गुड्स बट ऑल्सो इन सर्विसेज। जो है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बढ़ा है। और अगर हम 21-22 के पीरियड में देखें तो एक्सपोर्ट्स इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 16.5% और इंपोर्ट्स इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 29.5%। तो दोनों में, एक्सपोर्ट्स में और इंपोर्ट्स दोनों में बढ़ावा होने की उम्मीद है। अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखें तो इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स होल्डर, यानी विदेशी मुद्रा के मामले में देखें तो आफ्टर चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड हम चौथा सबसे बड़ा देश है जिनके पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। कितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं हमारे पास? एज ऑफ December 31, 2021 हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे $633.6 बिलियन। $633.6 बिलियन की विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास हैं। अगर हम बैंकिंग के बारे में बात करें, मॉनेटरी मैनेजमेंट के बारे में बात करें, तो हमारे सिस्टम में लिक्विडिटी बनाई रखी गई। गवर्नमेंट ने कोशिश की कि मार्केट में पैसा, लिक्विडिटी इन द सिस्टम रिमेन्ड इन सरप्लस। गवर्नमेंट ने रेपो रेट को भी नहीं बढ़ाया, यानी गवर्नमेंट रेपो रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई बाकी बैंक्स को लोन देता है, शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है, तो वो रेट को भी 4% पे रखा। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आरबीआई ने बहुत सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम्स रखे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक्स से खरीदी ताकि बैंक्स के पास ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा लोन दे सके। और उसका नतीजा ये रहा कि बैंक क्रेडिट ग्रोथ एक्सेलरेटेड ग्रेजुअली। बैंक्स ने ज्यादा लोन देना शुरू किया। पेंडेमिक के वक्त इनकम हिट हो गई थी तो बैंक ने भी लोन कम कर दिया था, बट ग्रेजुअली बैंक्स के लोन्स भी जो हैं वो इन्होंने कहा कि 2021-22 में बेसिकली 5.3 से बढ़कर के 9.2% की ग्रोथ बैंक क्रेडिट ग्रोथ में हुई है।
और अच्छी बात यह है कि लोन्स बढ़े हैं, मगर जो बुरे लोन्स थे या जिन्हें हम बैड लोन्स कहते हैं, जिनको हम एनपीएस कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, यानी वो लोन जो दिए गए मगर चुकाए नहीं गए, ऐसे लोन्स में कमी आई है। तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस रेशो भी कम हुआ है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस रेशो भी कम हुआ है, यानी बैंक्स के जो खराब लोन्स थे उनमें कमी आई है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये बेसिकली बैंक्स को जो कैपिटल रखनी चाहिए अपने रिस्क के मुकाबले, बैंक्स के पास जो कैपिटल होनी चाहिए वो बढ़ी है, यानी ज़्यादा बैंक्स ज़्यादा कैपिटल मेंटेन कर पा रहे हैं, जो कि अगेन एक अच्छा साइन है। रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी अच्छा रहा है, यानी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें जो एसेट्स हैं उसके मुकाबले उनकी जो इनकम हो रही है या जो इक्विटी लगी हुई है उसके मुकाबले जो रिटर्न्स मिल रहे हैं इन्वेस्टर्स को, वो दोनों अच्छे हैं। देखो, क्योंकि ये इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड है, अगेन ब्रॉडली जो गवर्नमेंट ने कन्वे करने की कोशिश की अलग अलग आंकड़ों के थ्रू, वो ये है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, सब चंगा सी, ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। अच्छा, कैपिटल मार्केट्स के लिए ये साल एक्सेप्शनल रहा है, ठीक है। आप लोगों ने भी देखा होगा नाइका का आईपीओ आया था, पेटीएम का आईपीओ आया था, हालांकि उतना अच्छा नहीं था, बट फिर भी बहुत सारे आईपीओ आए। 75 आईपीओ इश्यूज आए अप्रैल से नवंबर के बीच में, और उससे तकरीबन 90,000 करोड़ जो है कंपनीज ने रेस किए, ठीक है। ये पिछले 10 सालों में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। तो कैपिटल मार्केट्स के लिए ये साल काफी खास रहा, ठीक है। महंगाई के लिए गवर्नमेंट का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो फिगर ये बताता है कि रिटेल प्राइसेस कम हुए, महंगाई कम हुई है। ये कहता है कि एवरेज हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड जो है वो 6.6 से कम होकर 5.2% पे रहा, और उसकी वजह ये कहता है कि फूड इन्फ्लेशन कम रहा, यानी जो अनाज के प्राइसेस हैं वो कम रहे, सब्जियों के प्राइसेस कम रहे, फ्रूट्स के प्राइसेस कम रहे। और गवर्नमेंट का इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे पल्सेस के प्राइसेस कंट्रोल किए, एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस कंट्रोल किए, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन कम था, फ्यूअल इन्फ्लेशन कम था। इन्होंने कहा कि हमने एक्साइज कट की, स्टेट्स ने वैट कम किया, तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस भी कम हुए और अनाज के प्राइसेस भी कम हुए, जिससे ओवरऑल महंगाई में फर्क आया। अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है? देखो, महंगाई को नापने के लिए एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ये बनाता है। तो एक बास्केट ऑफ गुड्स लिया जाता है और उस बास्केट ऑफ गुड्स के प्राइसेस को देखा जाता है, उनको कुछ वेट्स दिए जाते हैं, एक वेटेड एवरेज प्राइस देखा जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि भैया 2012 में मैं ये सामान खरीदता तो मुझे कितने का पड़ता, 2014 में खरीदता तो कितने का पड़ता, 2016 में खरीदता तो कितने का पड़ता, 2020 में करता तो कितने का पड़ता, और 2022 में खरीद रहा हूँ तो कितने का पड़ रहा है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलता है कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है, और उसके बेसिस पे जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाया जाता है। ये कंबाइंड भी बनाया जाता है, रूरल भी बनाया जाता है, अर्बन भी बनाया जाता है, तीनों फॉर्मेट्स में बनाया जाता है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो प्राइसेस लिए जाते हैं, किसी भी चीज के जो प्राइसेस लिए जाते हैं वो रिटेल एंड पे लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो गेहूं के प्राइस ले रहा है तो वो रिटेल पे, कि आपको और मेरे को कितने प्राइस पे पर केजी वो मिल रहा है, उसके बेसिस पे वो प्राइसेस लिए जाते हैं। अब एक और चीज होती है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ा है, होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे बढ़ा है। तो अपने जगह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम हुआ है, यानी आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए महंगाई कम हुई है, मगर होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो ट्रेडर्स के लिए होता है कि बिजनेसेस में जो सामान खरीदा जा रहा है, ठीक है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से जो सामान ले रहा है, उस लेवल पे प्राइस बढ़ा है। वो क्यों बढ़ा है? क्योंकि यहां पर चीजें ही अलग है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बास्केट है वो अलग है, जो प्राइस ली जाती है वो ट्रेडर्स के बीच की प्राइसेस ली जाती है, और उनमें महंगाई जो है वो बड़ी है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स फोकसेस ऑन प्राइस ऑफ गुड्स ट्रेडेड बिटवीन कॉर्पोरेशंस रेदर देन गुड्स ब्रॉट बाय कंज्यूमर्स। तो यहां पर जो बास्केट ऑफ गुड्स है वो अलग है, जो प्राइसेस ली जाती है वो अलग है। तो इसकी जो वजह बताई जा रही है वो लार्जली एक तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का बढ़ना बताया जा रहा है, उसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी का एकदम से पुशअप होना बताया जा रहा है, फिर फ्रेट कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की इंक्रीज बताया जा रहा है, जिसकी वजह से WPI जो है वो बढ़ा है, या होलसेल प्राइस इंडेक्स है जो बढ़ा है। तो डाइवर्जेंस क्यों हुआ है? क्योंकि एक तो बेस इफेक्ट, दोनों का बेस अलग है। दूसरी बात, जो आइटम्स कवर किए जाते हैं वो भी अलग है, प्राइस कलेक्शंस भी अलग है, वेटेजेस भी अलग हैं, जिसकी वजह से CPI और WPI में उतना डाइवर्जेंस आ रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ क्लाइमेट चेंज को लेकर के भी बातें की है इकोनॉमिक सर्वे में। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि जो नीति आयोग का SDG इंडेक्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स है, उसमें इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है। पहले बेसिकली 60 हुआ करता था 2019-20 में, इसमें हमारा स्कोर इंप्रूव होकर के 66 आया है। फिर ये कहता है इंडिया इज द 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास दुनिया का 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है। देखो, यहाँ पर जो डेटा लिया गया है वो 2020 का डेटा लिया गया है लार्जली। आप हाल ही में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आई है, उसको भी चेकआउट कर सकते हो।
ठीक है, ये कहता है कि 2020 में हमारे पास 2% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल फॉरेस्ट एरिया था। अब देखो फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर में थोड़ा फर्क होता है। फॉरेस्ट एरिया मतलब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से कौन सी जमीन पे जंगल है, ठीक है। अब वो जमीन में जंगल है, कागजों में हो सकता है एक्चुअली में वहां पे मॉल बना हुआ, बट फॉरेस्ट एरिया गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है तो वो जमीन में फॉरेस्ट एरिया दिखाई देगा, रिकॉर्ड में वो फॉरेस्ट एरिया नोटिफाई होगा। फॉरेस्ट कवर मतलब एक्चुअल फॉरेस्ट कवर, ट्रीज कहां लगे हुए हैं, तो फॉरेस्ट कवर इज अ मोर ऑथेंटिक पैरामीटर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अगस्त में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स लेकर आया, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 तक बैन करने की बात थी। फिर ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस आई, जिसमें जो भी प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स थे उनको ये कहा गया था कि उनको जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसको रिसाइकल करना है, और टाइमलाइंस दी गई थी कि बाय 2024 अलग अलग कैटेगरीज ऑफ प्लास्टिक इतना रिसाइकल हो जाना चाहिए, 26 तक इतना हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा COP 26 में मोदी साहब ने काफ़ी एम्बिशियस टारगेट्स अनाउंस किए थे, 2070 तक नेट जीरो और बहुत सारे इस तरह के टारगेट्स अनाउंस किए गए थे। फिर नीड टू स्टार्ट द वन वर्ड मूवमेंट लाइफ, तो गवर्नमेंट ने ये अगेन एक स्लोगन दिया है, लाइफ बेसिकली लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसमें आप चीज़ों को एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ करो, इको फ्रेंडली वे में यूज़ करो, और जो अननेसेसरी कंजम्पशन या इररिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन को, तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें जो है वो अनाउंस की गई। अब हम स्पेसिफिक सेक्टर वाइज देखते हैं कि क्या चीज़ें अनाउंस की। जैसे एग्रीकल्चर में उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई है। अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड देखें, टोटल इसमें कहा गया है कि टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड में तकरीबन 18% शेयर जो है वो एग्रीकल्चर का रहा है, ठीक है। यानी आप एक तरीके से मान लो टोटल GDP में लगभग 18% शेयर जो है वो एग्रीकल्चर का रहा है। जो इवन एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर्स हैं जैसे लाइव स्टॉक है, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह है, वो भी तकरीबन 8.15% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ी है। अब ये अगले साल जो एग्रीकल्चर है वो 3.9% से ग्रो करने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 3.9%। इंडस्ट्री में देखा जाए तो IIP में बढ़ावा आया है। IIP पिछले साल तो बिल्कुल ही डूब गया था पेंडेमिक के चलते। इस साल IIP तो पिछले साल आप देखोगे -15.3% की ग्रोथ थी अप्रैल से नवंबर के बीच में, यानी नीचे गिरा था IIP, बढ़ा नहीं था, नीचे गिरा था। इस साल ऊपर गया है 17.4%, ठीक है। इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स अनाउंस की गई है, और इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड है 11.8% से ग्रो करने की। इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवेज और रोडवेज दोनों में बढ़ावा किया गया है। रेलवेज पे जो खर्चा किया जा रहा है वो बेसिकली 2020-21 में लगभग एनुअल 45,000 करोड़ का खर्चा किया जा रहा था, इसको बढ़ा के सीधे 1,55,000 करोड़ तक का खर्चा रेलवेज पे किया जा रहा है। रोडवेज में भी पर डे तकरीबन 28 किलोमीटर्स नई रोड्स बन रही थी, जिसको बढ़ा करके 36.5 किलोमीटर्स रोड पर डे तक का इम्प्रूवमेंट किया गया है। सर्विस सेक्टर में ग्रोथ देखी जाए तो अगले साल 8.2% की ग्रोथ की उम्मीद है, ठीक है। गवर्नमेंट ने सर्विस सेक्टर में कुछ नई चीज़ें भी लाई है, जैसे टेलीकॉम सेक्टर के लिए उन्होंने काफ़ी सारे नए नॉर्म्स लेकर आए थे टेलीकॉम सेक्टर को डिस्प्यूट्स वगैरह रिजॉल्व करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए। उसके अलावा इंडियन स्पेस सर्विस सेक्टर में इन स्पेस करके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया था, तो सर्विसेज में गवर्नमेंट को इन दोनों चीज़ों से बहुत उम्मीदें हैं। स्टार्टअप्स, इंडिया में एक स्टार्टअप वेव चल रही है, अभी आप लोग भी शार्क टैंक वगैरह देख रहे हो, ठीक है। तो स्टार्टअप्स, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर US और चाइना। US और चाइना के बाद सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम एज पर इकोनॉमिक सर्वे हिंदुस्तान में है। नई स्टार्टअप्स जो हैं वो 2021-22 में 14,000 थी, ठीक है। 2016-17 में ये सिर्फ 733 हुआ करती थी, तो एनुअली एक बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रही है। 44 स्टार्टअप्स हैव अचीव्ड यूनिकॉर्न स्टेटस। यूनिकॉर्न स्टेटस मतलब $1 मिलियन का वैल्यूएशन जिनका हो गया है, ऐसी 44 इंडियन स्टार्टअप्स हो गई हैं, और टोटल यूनिकॉर्न्स जो हो गई है वो भी 83 पर हो गई है, जिनमें से ज़्यादातर जो है वो सर्विसेज सेक्टर में। तो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम भी हिंदुस्तान में बिल्ड हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट के लिए भी गवर्नमेंट ने डेटा दिया है। गवर्नमेंट कहती है कि जो हिट हुआ था पेंडेमिक के चलते, एम्प्लॉयमेंट जो हिट हुआ था, वो अभी जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया है डेटा, उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन सेक्टर हैज़ रिकवर्ड ऑलमोस्ट टू प्री पेंडेमिक लेवल। तो जो अर्बन एरियाज में नौकरियां गई थी वो वापस से प्री पेंडेमिक लेवल आ गई है, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा। और लास्ट स्टैटिस्टिक जो गवर्नमेंट ने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे दी है कि जो हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ा है। एज अ प्रोपोर्शन ऑफ GDP ये 6.2% से बढ़ा करके 8.6% तक हम ले आए हैं। यानी गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग मोर इन हेल्थ, एजुकेशन
एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे की हाइलाइट्स है। आई होप ये टर्म्स आप लोगों को समझ में आए होंगे और इकोनॉमिक सर्वे की जो की आप लोगों को डायरेक्शन समझ में आया होगा कि बेसिकली लार्जली जो मैसेज गवर्नमेंट ने देने की कोशिश की है वो ये है कि पेंडेमिक की वजह से जो हिट हुआ था लगभग हर सेक्टर में वो हमने रिकवर किया है, चाहे वो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ को लेकर के हो, टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़े हैं, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के हो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स अच्छे हो रहे हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज तीनों में ग्रोथ की उम्मीदें हैं। गवर्नमेंट कहती है कि एक्सपेंडिचर भी हम रेलवेज पे भी कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कर रहे हैं, रोडवेज पे भी कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे ऑल टाइम हाई पर हैं। तो गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू गिव यू अ पिक्चर की बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस हैं। जो इकोनॉमी में एक जो हमें नुकसान हुआ पिछले काफी हद तक रिकवर कर लिया गया एंड वी आर स्लेटेड फॉर अ वेरी नाइस ग्रोथ। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने IMF का डेटा कोट करते हुए कहा है कि अगले 3 सालों में इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 3 years। तो लेट्स सी, होपफुली इट ऑल हैपन्स द वे इट हैज बीन प्रोजेक्टेड। एक और वीडियो मैं यूनियन बजट पर बनाऊंगा जहां पर आपको बजट से रिलेटेड गाइडलाइंस और मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम एंड एज ऑफ नाउ टेक केयर, गुड बाय एंड कीप रीडिंग।